देखने वाले हैं धारावाही वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो हम लोगों को धारावाही वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखना है। अब इससे पहले हमने क्या देखा, थोड़ा सा याद करो। तो इससे पहले हम लोगों ने बायो-सेवर्ट का नियम देखा। बायो-सेवर्ट का नियम क्या कहता है, एक अनंत लंबाई की चालक तार लेते हैं जिसमें धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसमें उसका रिलेशन dv बराबर आता है μ0.4 पाई IDL sin थीटा बटा r स्क्वायर। ठीक है, अब उसी चालक को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या किए, एक लंबे अनंत लंबाई की चालक तार लेते हैं xy, उस पर किसी बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखें। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया, वो जो अनंत लंबाई की चालक तार लिए थे उसको मोड़ दिए गोलीय आकार में, फिर उसके सेंटर ऑफ पॉइंट पर हमने क्या देखा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखा। अब क्या करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, वो जो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र देखे थे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उसको केंद्र पर ना देखकर इस अक्ष के सापेक्ष किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखना है। किस पर, अक्ष पर। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि माना कि ये जो है एक क्या है, धारावाही वृत्तीय कुंडली है, धारावाही वृत्तीय कुंडली। तो कुंडली को हम लोगों ने कैसा रख दिया, वृत्ताकार। क्लियर यहाँ पर। तो वृत्तीय कुंडली है जिसमें धारा की दिशा, जिसमें धारा I की दिशा जो है इस डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन पर क्या हो रही है, बह रही है। क्योंकि उसमें x और y लेते थे तो वहां पर ये बोल सकते थे कि उसमें धारा की दिशा x से y की ओर बह रही है, लेकिन हम लोग यहाँ वृत्तीय कुंडली लिए हैं और उसको नहीं माने हैं कि ये x है और y है, क्योंकि वो तो पूर्ण रूप से क्लोज हो गया, और क्लोज हुआ तो x और y लेने का मतलब भी नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, एक वृत्तीय कुंडली लिया जिसमें धारा की दिशा I को एरो के डायरेक्शन में प्रवाहित कर दिया। अब यदि इसी वृत्तीय कुंडली के केंद्र से, इसी कुंडली के केंद्र से x दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है, इसी बिंदु P पर हमें क्या देखना है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखना है। क्या देखना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखना है। तो हम लोग तो केंद्र के वजह से नहीं देखेंगे, तो किसके वजह से देखेंगे, अक्ष के वजह से देखेंगे। किसके वजह से देखेंगे, अक्ष के वजह से देखेंगे। तो माना कि इसको लिखना है ना, जो भी हम अभी बोले हैं उसको क्या करना है, लिखना है। माना कि एक वृत्तीय कुंडली है जिसमें I धारा जो है एरो की दिशा में प्रवाहित हो रही है, जिसके केंद्र बिंदु से x, केंद्र बिंदु O से x दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, मतलब वहां पर क्या ज्ञात करना है, बायो-सेवर्ट का नियम लगेगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी रहती है, वहां पर कौन सा नियम लगता है, बायो-सेवर्ट का नियम। तब बायो-सेवर्ट के नियम से, अब बायो-सेवर्ट का नियम क्या कहता है, dv बराबर होता है μ0/4 पाई IDL sin थीटा बटा r स्क्वायर। ये हम लोगों का आ गया बायो-सेवर्ट के नियम से। अब क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए कौन सा नियम चाहिए, बायो-सेवर्ट का नियम चाहिए, उसको रख लिए। अब इसमें हम कैसे ज्ञात करेंगे उसको देखते हैं। तो ये तो अक्ष पर ज्ञात करना है, तो एक अक्ष यहाँ है, दूसरा अक्ष यहाँ है। तो इस अक्ष को ज्ञात करने के लिए इसके केंद्र बिंदु से a दूरी पर, a त्रिज्या का, कितने त्रिज्या का, a त्रिज्या का, dl लंबाई का, 1 और 5 a और b है। 1 और 5 क्या है, a और b है। तो इस अल्पांश ए बी के कारण बिंदु P पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिससे अल्पांश ए बी से बिंदु P के बीच की दूरी क्या है, r है। क्लियर है ना। जो भी कर रहे हैं हम डायग्राम से कर रहे हैं, उस डायग्राम को जितने अच्छे से आप समझोगे उतना ही आप लोगों के लिए क्या होगा, क्लियर होगा। तो आप लोगों को इधर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं घुमाना है, हम सिर्फ ये देखेंगे कि इस डायग्राम को हम कैसे बना रहे हैं और उस डायग्राम को बनाते समय हम इस पर कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक वृत्तीय, ये देखो बोल रहा है धारावाही वृत्तीय कुंडली, तो धारावाही वृत्तीय कुंडली लिए। ठीक है, तो उसमें I धारा प्रवाहित किए। तो यहाँ पर जैसे उस बार क्या किए थे, दोनों x और y जुड़ा नहीं था तो x और y लिए थे सिरा, लेकिन ये तो अक्ष पर जुड़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में यहाँ x और y नहीं लिए, तो धारा की दिशा एरो के डायरेक्शन पर बह रही है। क्लियर है ना। फिर क्या करते हैं, तो अब हम लोग इस अक्ष के
लेकिन इस केंद्र पर भी तो किसी बिंदु पर मिलेगा वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इसीलिए हम ये जो धारावाही वृत्तीय कुंडली है उसके केंद्र से x दूरी पर उस बिंदु P को मान लेंगे जहां पर हम लोगों को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करनी है। क्लियर यहाँ तक? फिर उसके बाद क्या करना है, अब हम लोगों को तो अक्ष पर ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो अक्ष तो यहाँ से है, तो इसीलिए इसके केंद्र बिंदु से a दूरी पर एक अल्पांश की रचना करते हैं, क्योंकि हम कभी भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश के आधार पर ही ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो अल्पांश के आधार पर जब ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ पर उसको dl लंबाई का एक अल्पांश क्या ले लेना है, ab ले लेना है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? अब क्या करेंगे, इस अक्ष पर इस अल्पांश ab के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे तो यहाँ पर ये जो है इधर से आ रहा है तो त्रिज्या आ रहा है, तो इस पर दो बल कार्य करेंगे। कितने बल कार्य करेंगे? दो बल कार्य करेंगे। एक तो क्या होंगे, इसके लंबवत होंगे और एक तो इसके डायरेक्शन पर होंगे। ठीक है, तो इसी को बोला जा रहा है dl लंबाई के अल्पांश ab के कारण यदि बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो वहां पर ये जो है इसकी त्रिज्या r के वजह से यहाँ पर बनने वाली एंगल पर दो क्या होंगे, तो दो विक्षेप प्राप्त होंगे। एक तो क्या होंगे, O और P के अनुदिश जाएंगे और एक उसके क्या हो जाएंगे, लंबवत चल देंगे। क्लियर इतना? तो इसी को हम लोगों को लिखना है, जितना भी हम बोल रहे हैं उसको क्या करना है, अपने कॉपी में लिखना है, वही हम लोगों का थ्योरी पॉइंट बनेगा और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना है। जो जो डायग्राम में किया जाएगा सिर्फ उसी को ही हम लोगों को लिखना है। तो वो जो है इसके लंबवत जाएगा तो वो P और N मान लेते हैं, इस डायरेक्शन को क्या मान लेते हैं, PN मान लेते हैं। PN मानते हैं तो इस डायरेक्शन पर जो है PN दिशा में क्या हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, dB cos फाई, और उसके अनुदिश जाएगा वो क्या हो जाएगा, dB sin फाई। क्लियर इतना? तो ये OP के अनुदिश हो गया। ठीक है, इसी प्रकार अब चूंकि a त्रिज्या का अल्पांश ऊपर की ओर गया है तो उतना ही a त्रिज्या इतना की वजह से हम इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पहले ज्ञात कर लेते हैं। तब अल्पांश dl लंबाई के AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर इसके कारण AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, तो dB हो जाएगी। dB बराबर आ जाएगा क्या, वायु सवर्ण के नियम से देखो, μ0/4 पाई I, तो ये भी अल्पांश क्या है dl लंबाई का, तो dl sin थीटा, तो sin थीटा बटा करके r², तो r², इसको दे देना है सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन देने से पहले हम ये जानते हैं कि यहाँ पर जो एंगल बन रही है यहाँ से वो क्या हो रही है, तो त्रिज्या लंबवत है। त्रिज्या क्या है, परिधि के लंबवत है, अर्थात वहां पर वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इसीलिए हम लोगों का सिंस करके लिखना है, सिंस sin थीटा इक्वल टू sin 90 डिग्री, देन sin 90 मीन दैट 1, मतलब sin 90 का मान क्या हो गया, 1 हो गया। इसीलिए आ गया dB बराबर μ0/4 पाई और ये आ गया I dl बटा r²। ये हो गया हम लोगों का सेकंड इक्वेशन। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा, है ना? अब देखते हैं इसको आगे। ठीक है, तो इसको आगे देखने के लिए जितना अल्पांश हम इस केंद्र से a त्रिज्या के लिए ऊपर की ओर लिए हैं तो यहाँ भी तो उसका अक्ष है कि नहीं, तो उतना ही त्रिज्या के नीचे की ओर हम एक दूसरा अल्पांश लेंगे a' और क्या लेंगे, b'। क्या ले लेंगे दूसरा अल्पांश, a' और b'। अब a' और b' के कारण बिंदु P पर हम पुनः बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। a' और b' के कारण बिंदु P पर यदि हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तब भी हम लोगों का यहाँ पर क्या होगा, इस वजह से चूंकि यह दिया जा रहा है तो इस बिंदु P पर क्या आएंगे, विक्षेप आएंगे। विक्षेप आया तो ये क्या करेगा, दो डायरेक्शन में मुड़ जाएगा। एक तो OP के अनुदिश चल देगा और ये क्या होगा, एक तो OP के लंबवत
उसके विपरीत डायरेक्शन पर पी एंड डैश दिशा में आ जाएगा। तो उसके अनुदिश जाने वाली एंगल जो है क्या बना ली, डीबी साइन फाई, और उसके लंबवत आने वाली एंगल क्या बना ली, डीबी कॉस फाई। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। तो अब देखो यहाँ हम जो जो बोल रहे हैं उन सभी चीजों को लिखना है, ठीक है। कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड नहीं बोला जा रहा है, जो भी बोला जा रहा है सबको लिखना है। जल्दी से जल्दी से। तो उस कंडीशन में हम ये जो डीबी कॉस फाई है और डीबी कॉस फाई है, ठीक है। तो ये डीबी कॉस फाई क्या जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, और डीबी साइन फाई कॉस फाई जो है पी एंड डैश दिशा में नीचे की ओर आ रही है। अर्थात दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो उस कंडीशन में ये वाली जो यहाँ से बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, इस अक्ष के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अपोजिट होने के कारण क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, निरस्त। यहाँ तक क्लियर है ना कि यहाँ से जो विक्षेप आ रही है तो इस अक्ष के कारण ये त्रियाकार है, इसीलिए ये क्या होगा, एक अनुदिश चल देगा, एक क्या होगा तो उसके लंबवत मुड़ जाएगा। उसी प्रकार इसके लिए एक अनुदिश चल देगा, एक उसके लंबवत मुड़ जाएगा, और यहाँ पर बनने वाली एंगल क्या हो जाएगी, फाई एंगल हो जाएगी, ठीक। तो उस कंडीशन में हम लोगों का ये डीबी कॉस फाई एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। चूंकि करके लिखना, चूंकि ए बी के कारण बिंदु P पर विक्षेप दो प्रकार से आती है। क्या आती है, दो प्रकार से आती है। पहला क्या आती है, तो ये जो है OP के अनुदिश DB साइन फाई जो मिलता है वो इस डायरेक्शन पर मिल रहा है, देखो उसी डायरेक्शन पर है ना। तो OP के अनुदिश, किसके अनुदिश, O और P के अनुदिश, तो DB साइन फाई OP के अनुदिश, ठीक। और दूसरा विक्षेप क्या आया है, तो दूसरा विक्षेप को लिखना है। तो AB के कारण ये जो एक विक्षेप आया है ये उसके क्या आ गए हैं, लंबवत आ गए, ठीक है। तथा दूसरा विक्षेप आ गया है DB कॉस फाई, इधर जाता है लंबवत उसको कॉस से लेते हैं, अनुदिश जाता है उसको साइन से लेते हैं। उतना तो आप लोगों को पता ही होगा, उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो OP के अनुदिश नहीं है तो OP के लंबवत, OP के लंबवत कौन सी दिशा में है, तो PN दिशा में है, ठीक। फिर उसी प्रकार इस अल्पांश की वजह से तथा पुनः इस अल्पांश की वजह से ना, उसके दूसरे अक्ष के अल्पांश की वजह से उस पर फिर से विक्षेप आता है इस बिंदु P पर, ठीक है। तो बिंदु P पर पुनः विक्षेप आएगा तो उसमें भी वो दो घटक में वियोजित हो जाएंगे, ठीक। तो दो घटक में वियोजित हो रहे हैं, मतलब एक तो इसके अनुदिश जाएगा तो पहला घटक क्या हो जाएगा, तो DB अनुदिश जाता है उसको साइन से लेते हैं, DB साइन फाई OP के अनुदिश, ठीक। और दूसरा इसके वजह से विक्षेप आया, वो लंबवत आ गई, तो वहां पर दूसरा आ जाता है, तो लंबवत को DB फिर कॉस से लेते हैं तो कॉस फाई, जो कि क्या है, OP के लंबवत है। क्या है, OP के लंबवत, OP के लंबवत कौन सी दिशा में है, तो PN डैश दिशा में है। डैश क्यों लगाए, क्योंकि वो अपोजिट है। अब देखते हैं, अब इतना तो हम जान गए, जितना हम लोगों का थ्योरी पॉइंट होता था वो हम लोगों ने कर दिया। अब डेरिवेशन पॉइंट पर आते हैं, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन करने के लिए देखो, ये ऊपर की ओर जा रहा है, ये नीचे की ओर जा रहा है, तो AB अल्पांश और B डैश अल्पांश के वजह से इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इन दोनों पर निरस्त होगी,
तो लिखेंगे चूंकि Pn और Pn डैश एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन पे हैं। अतएव Pn डैश को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। क्या कर देंगे, उसको निरस्त कर देंगे, कटा देंगे। धन और ऋण आपस में कट जाते हैं, जान रहे हो। तो ये दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है, इसीलिए एक पॉजिटिव एक निगेटिव दोनों क्या हो गए, निरस्त हो गए। लेकिन यहाँ पर जो dv sin फाई है वो भी OP के अनुदिश है, और यहाँ पर इसके वजह से जो dv sin फाई है वो भी OP के अनुदिश है। तो उन दोनों का क्या होगा, घटक आपस में जुड़ जाएंगे ना, तब क्या होंगे, तब चूंकि कौन कौन अनुदिश है, तो AB के वजह से OP के अनुदिश dv sin फाई, तब OP के अनुदिश घटक आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक, तो आपस में जुड़ेंगे मतलब समाकलन होगा ना, तब इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तब देखते हैं बिंदु P पर क्या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा, यदि होगा तो आप लोग क्लियर कर लेंगे, है ना। अब देखते हैं इसका आगे। डायग्राम तो मिटा नहीं सकते, कब इसका जरूरत आ जाता है, तो सिर्फ हम डेरिवेशन पॉइंट को मिटा देते हैं, ठीक है। तो इसको आगे देखने के लिए जो जुड़ रहा है वो क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए आ रहा है समेशन आप dv sin फाई, dv sin फाई ये तो जुड़ रहा है ना, ये तो dv cos फाई OP के लंबवत Pn डैश दिशा में था, dv cos फाई OP के लंबवत Pn की दिशा में था, अर्थात ये दोनों निरस्त हो गए। तो ये एक ये जुड़ रहा है, एक ये जुड़ रहा है, तो दोनों को हम लोग क्या कर दिए, जोड़ दिए, मतलब समाकलन कर दिए। क्लियर इतना तक। अब इसके बाद क्या करेंगे, dv का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर लिखा था, तो यहाँ पर क्या लिखा था, बायो-सेवर्ट के नियम से, तो हम जानते हैं कि उसके नियम से आ गया था μ0/4 पाई, याद करो थोड़ा, μ0/4 पाई आई dl बटा r स्क्वायर। साइन थीटा था क्या, नहीं, चूंकि साइन थीटा का मान क्या हो गया था, 90 डिग्री था, जो कि 1 हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया क्या, साइन फाई, क्या आ गया, साइन फाई। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस कांस्टेंट राशि को हम लोग निकाल देते हैं बाहर, तो μ0/4 पाई तो निकल गया, अब बचा क्या अंदर में, आई dl बटा r स्क्वायर इंटू साइन फाई। अब देखो साइन फाई को हम लोग इस त्रिभुज से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, यहाँ पर फाई एंगल दे रहा है। अब साइन फाई समकोण त्रिभुज में क्या निकलता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज किसमें, तो ABOP में साइन फाई इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है, AB, मतलब ABO है तो इसकी दूरी A है, कर्ण क्या है, R है तो R, तो हम साइन फाई के जगह पर क्या रख सकते हैं, A बटा R रख सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। आगे देखो, तो यहाँ पर जो है अगला स्टेप B बराबर आ जाएगा, हम लोग ये वाला जो वैल्यू, ये जो साइन फाई का वैल्यू है वहां पर A/R को रख देते हैं इस इक्वेशन में। समीकरण क्या मान लेते हैं इसको, तो थर्ड होगा, तो समीकरण थर्ड में साइन फाई का मान इनपुट करने पर, तो ये हो जाएगा μ0/4 पाई, ठीक है। तो समाकलन है तो समाकलन रहने देते हैं, आई dl बटा r स्क्वायर इंटू A/R मिल गया, ठीक। तो ये हम लोगों का हो गया नेक्स्ट इक्वेशन। इससे पहले इसको इक्वेशन मानने से पहले इस r का पूरा डायरेक्ट हम यहाँ पर r³ कर लेते हैं। अब देखो ये और ये इसके सापेक्ष हम लोगों को क्या लग रहे हैं, कांस्टेंट लग रहे हैं, है ना, क्योंकि ये समाकलन तो हो नहीं सकता, ये इसकी अल्पांश है, अल्पांश मतलब उसकी परिधि को शो कर रहा है, वृत्त की परिधि को, तो उसका वैल्यू होगा, लेकिन ये हम लोगों का इसके सापेक्ष क्या होंगे,
कांस्टेंट होंगे। फिर से निकाल लो उसको बाहर, तो ये हो जाएगा म्यू 0/4 पाई और हो गया आई ए बटा आर क्यूब और समेशन ऑफ क्या आ गया डी एल। डी एल क्या शो कर रहा है, वृत्त की परिधि को शो कर रहा है ना। डी एल किसको शो कर रहा है, वृत्त के परिधि को शो कर रहा है। वृत्त का परिधि कितना होता है 2 पाई आर है ना। क्या होता है वृत्त की परिधि 2 पाई आर। लेकिन यहाँ पर इसकी त्रिज्या क्या ली गई है, तो ए ली गई है। क्या ली गई है, ए। देखो यहाँ पर इसकी त्रिज्या क्या है, ए है, तो इसीलिए यहाँ पर वृत्त की परिधि, चूंकि समेशन ऑफ डी एल जो है वृत्त की परिधि को शो करता है, ठीक। और वृत्त का परिधि होता है 2 पाई और त्रिज्या, तो यहाँ त्रिज्या क्या है, ए है। क्लियर इतना तक। अब क्या करेंगे, उस ए के मान को हम लोग पुनः यहाँ पर इसके जगह पर इंपुट कर देंगे, तब हम लोगों को बी बराबर मिल जाएगा। क्या, तो बी बराबर मिल जाएगा म्यू 0/4 पाई और क्या है आई ए बटा करके है आर क्यूब और इंटू समेशन ऑफ डी एल की जगह क्या है 2 पाई ए है, ठीक। तो यहाँ ये म्यू 0/4 पाई को कुछ नहीं करते हैं, रख देते हैं एज इट इज, और ये 2 पाई को इधर ले आते हैं। आई है तो आई ए और ए का गुणा क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया और बटा करके हो गया आर क्यूब। ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो अतः हम कह सकते हैं किसी भी धारावाही वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखने के लिए उसका प्रूफ इतना प्राप्त होता है, ठीक है। लेकिन यदि ये क्या कर रहा है, एन फेरों की संख्या लगा रहा है, मतलब यहाँ फेरों की संख्या कुंडली में क्या लगा रहे हैं, ये आई जो है फेरा लगा रहे हैं, तो माना कि यदि कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, एन है। क्या है कुंडली में फेरों की संख्या, एन है, तब बी बराबर आ जाएगा क्या, तो म्यू 0/4 पाई और यहाँ पर 2 पाई एन आई ए स्क्वायर बटा आ जाएगा आर क्यूब। क्लियर है। और ये भी क्या आ जाएगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चूंकि हम जानते हैं म्यू 0/4 पाई का वैल्यू क्या होता है 10⁻⁻⁷। दैट मीन्स हम यहाँ रख देंगे इसका वैल्यू, तो ये हो जाएगा 10⁻⁷ 2 पाई एन आई ए स्क्वायर बाई आर क्यूब, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या किया, धारावाही वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त किया, और इसको हम लोग स्थिति के रूप में और देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, है ना। तो उसके लिए देखते हैं इसकी स्थिति।